आज की इस क्लास में हम जैन धर्म के प्रसार के बारे में डिस्कस करेंगे। इस क्लास के थ्रू आप ओल्ड एनसीईआरटी राम शरण शर्मा की बुक के पढ़ने के तरीके को सीख पाएंगे, इसके प्रत्येक कॉन्सेप्ट और फैक्ट को क्लियर कर पाएंगे और आप इस बुक का शॉर्ट नोट्स बनाना भी सीख पाएंगे यदि आप क्लास को रेगुलर फॉलो करेंगे और वीडियो को अंत तक देखेंगे। कॉन्सेप्ट का क्लियर होना और शॉर्ट नोट्स यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम की सफलता में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप शॉर्ट नोट्स बना पाएंगे और जब आप शॉर्ट नोट्स बना पाएंगे तो आप मल्टीपल टाइम उसका रिवीजन कर पाएंगे और जब आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर पाएंगे तो प्रत्येक कॉन्सेप्ट और फैक्ट आपके दिमाग में सही तरीके से बैठ पाएगा। इस कारण से एग्जाम हाल में आप कंफ्यूजन की स्थिति से बच जाएंगे। इस कारण आप एग्जाम हाल में कंफ्यूजन की स्थिति से बच जाएंगे और आपके क्वेश्चंस के सही होने की संभावना बढ़ जाएगी। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे जैन धर्म के प्रसार के बारे में। इस क्लास के थ्रू हम ये सीखेंगे कि कौन कौन से कारक हैं जिसके कारण जैन धर्म के प्रसार को बढ़ावा मिला, जैन धर्म के विकास को बढ़ावा मिला। तो इस कारक में एक कारक है पारिवारिक संबंध। यदि हम पारिवारिक संबंध के एंगल से देखें कि कैसे पारिवारिक संबंध के कारण जैन धर्म के प्रसार को बढ़ावा मिलता है, तो यदि हम पारिवारिक संबंध के एंगल से देखें तो पाते हैं कि जो वर्धमान महावीर जो 24वें तीर्थकर या जैन गुरु थे, वर्धमान महावीर जो 24वें तीर्थकर या जैन गुरु थे, इनकी माता का नाम वर्धमान महावीर की माता का नाम त्रिशला था। त्रिशला जो चेतक की बहन थी। वर्धमान महावीर की माता का नाम त्रिशला था और ये जो त्रिशला है ये चेतक की बहन थी और ये चेतक है ये लिच्छवी राजवंश का शासक था। ये जो चेतक है ये लिच्छवी राजवंश का शासक था और इस चेतक की पुत्री का विवाह बिंबिसार के साथ हुआ था। चेतक की पुत्री का विवाह बिंबिसार के साथ हुआ था और बिंबिसार मगध राज्य का शासक था। अब आप देख रहे हैं कि जो वर्धमान महावीर इनकी माता का नाम त्रिशला है और ये त्रिशला जो है ये चेतक की बहन थी। त्रिशला चेतक की बहन थी और इस चेतक की पुत्री का विवाह बिंबिसार के साथ हुआ था और जो बिंबिसार है ये मगध राज्य का शासक था। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो वर्धमान महावीर है, इस प्रकार क्लियर हो जा रहा है कि वर्धमान महावीर का पारिवारिक संबंध किसके साथ है? मगध राज्य के साथ है। इस प्रकार ये क्लियर हो जा रहा है कि वर्धमान महावीर का जो पारिवारिक संबंध है वो किसके साथ है? मगध राज्य के साथ है। वर्धमान महावीर के पारिवारिक संबंध का मगध राज्य के साथ होने के कारण संपर्क क्षेत्र को बढ़ावा मिला। वर्धमान महावीर के पारिवारिक संबंध का मगध राज्य के साथ होने के कारण वर्धमान महावीर का जो संपर्क क्षेत्र है वर्धमान महावीर का जो संपर्क क्षेत्र है वो बढ़ा। और जब वर्धमान महावीर का संपर्क क्षेत्र बढ़ा तो इससे वर्धमान के महावीर के विचारों के प्रसार को बढ़ावा मिला। इस कारण से वर्धमान महावीर के विचारों के प्रसार को बढ़ावा मिला। तो वर्धमान महावीर की विचारों के प्रसार को बढ़ावा मिला, इसका एक कारण क्या है? संपर्क क्षेत्र का बढ़ना। वर्धमान महावीर के संपर्क क्षेत्र का बढ़ना। क्यों? क्योंकि वर्धमान महावीर का जो पारिवारिक संबंध है वो किसके साथ देखने को मिल रहा है? मगध राज्य के साथ देखने को मिल रहा है। अब दूसरा जो कारक है जैन धर्म के प्रसार को बढ़ावा देने का, जो दूसरा कारक है भाषा किसी भी धर्म के विचारों के प्रसार में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे? क्योंकि जो भाषा जितनी सरल होगी
जितनी आसान होगी, जितनी सरलता से, जितनी आसानी से लोग उस भाषा को समझ सकते हैं, यानी जो भाषा आम लोगों की भाषा होगी, जिससे लोग आसानी से समझ सकते हैं, जिसे किसी भी धर्म के विचारों को लोग उस भाषा के थ्रू आसानी से समझ सकते हैं, उस धर्म का प्रसार और विकास उतना ही ज्यादा होगा। और इस कारण से जैन धर्म ने अपनी भाषा को क्या रखा, प्राकृत भाषा को बनाया। जैन धर्म ने किस भाषा को अपनाया? जैन धर्म की भाषा क्या थी? प्राकृत भाषा थी। प्राकृत क्यों? जैन धर्म ने प्राकृत भाषा को क्यों अपनाया? जैन धर्म ने प्राकृत भाषा को क्यों अपनाया? क्योंकि प्राकृत भाषा, ये जो प्राकृत भाषा थी, ये आम लोगों की भाषा थी, जिसे लोग आसानी से समझ सकते थे। प्राकृत भाषा जो थी ये आम लोगों की भाषा थी, जिसे लोग आसानी से समझ सकते थे। यदि हम संस्कृत की बात करें, संस्कृत जो ब्राह्मणों की भाषा थी, वो आम लोगों के लिए काफी डिफिकल्ट थी। जो संस्कृत भाषा थी वो आम लोगों के लिए काफी डिफिकल्ट थी। संस्कृत भाषा किसकी भाषा थी? ब्राह्मणों की भाषा थी, उच्च अपर क्लास के लोगों की भाषा थी, उच्च लोगों की भाषा थी, जिसे आम लोगों के लिए समझना काफी डिफिकल्ट होता था। इस कारण से जैन धर्म ने अपने विचारों के प्रसार के लिए किस भाषा को अपनाया? प्राकृत भाषा को अपनाया, जो आम बोलचाल की भाषा थी, जिसे लोग आसानी से समझ सकते थे। इस प्रकार जैन धर्म की भाषा प्राकृत ने जैन धर्म के विकास को, प्रसार को क्या किया? बढ़ावा दिया। तीसरा जो कारण है ब्राह्मणवाद का कमजोर होना। जैन धर्म के विकास में जैन धर्म के विचारों के प्रसार को बढ़ावा देने में एक और कारण क्या है? ब्राह्मणवाद का कमजोर होना। ब्राह्मणवाद क्या है? सबसे पहले ये जानेंगे कि ब्राह्मणवाद होता क्या है। यदि ब्राह्मणवाद की बात करें, वाद का मतलब होता है विचारधारा। वाद का मतलब क्या होता है? विचारधारा। यानी ब्राह्मणवाद का मतलब क्या हुआ? ब्राह्मणों की विचारधारा। ब्राह्मणवाद का मतलब ब्राह्मणों की विचारधारा। तो ब्राह्मणों की विचारधारा क्या थी? तो ब्राह्मणों की विचारधारा में आप देख सकते हैं इसे वर्ण व्यवस्था। ब्राह्मणों के अनुसार जो वर्ण व्यवस्था है वो जन्म पर आधारित है। ब्राह्मणों के अनुसार जो वर्ण व्यवस्था है वो जन्म पर आधारित है। यानी यदि आपका जन्म ब्राह्मण परिवार में हो रहा है तो आप वही व्यवसाय करेंगे जो ब्राह्मणों का है। यदि आपका जन्म क्षत्रिय परिवार में हो रहा है तो आप वही व्यवसाय करेंगे जो क्षत्रिय परिवार का है। यदि आपका जन्म वैश्य परिवार में हो रहा है, यानी कृषक व्यापारी के घर हो रहा है, कृषक के घर हो रहा है, तो आप वही कार्य करेंगे जो कृषक का है, जो व्यापारी का है। यदि आपका जन्म चौथे वर्ण यानी शूद्र परिवार में हो रहा है, यानी शूद्र परिवार में हो रहा है, तो आप वही कार्य करेंगे जो शूद्रों का है। तो शूद्रों का कार्य क्या था? ऊपर के तीनों वर्णों की, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा करना। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ब्राह्मणों की विचारधारा है, वर्ण व्यवस्था के एंगल से देखें तो उनके अनुसार जो वर्ण व्यवस्था है वो किस पे? जन्म पर आधारित है। लेकिन यदि हम जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म के अनुसार जो वर्ण व्यवस्था है वो कर्म पर आधारित है। जैन धर्म कहता है कि भले ही आपका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ है, लेकिन यदि आप युद्ध का नेतृत्व कर रहे हैं, युद्ध का नेतृत्व कर रहे हैं, तो आपका कर्म युद्ध का कर्म है। यदि आपका कर्म युद्ध का कर्म है, आप युद्ध का नेतृत्व कर रहे हैं, तो आप क्या कहलाएंगे? क्षत्रिय कहलाएंगे। जैसे यदि महाभारत में देखें तो महाभारत में जो गुरु द्रोणाचार्य हैं वो जन्म से क्या है? ब्राह्मण थे। गुरु द्रोणाचार्य जन्म से ब्राह्मण थे, लेकिन जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध होता है तो गुरु द्रोणाचार्य कौरवों की तरफ से क्या कर रहे हैं? युद्ध कर रहे हैं। गुरु द्रोणाचार्य कौरवों की तरफ से क्या कर रहे हैं? युद्ध कर रहे हैं। यानी अब जो गुरु द्रोणाचार्य हैं उनका कर्म क्या है? युद्ध करने का। तो गुरु द्रोणाचार्य क्या कहलाएंगे? क्षत्रिय कहलाएंगे। जैन धर्म के अनुसार गुरु द्रोणाचार्य भले ही जन्म से ब्राह्मण है, लेकिन वो युद्ध का नेतृत्व कर रहे हैं, युद्ध का कर्म कर रहे हैं, इसलिए गुरु द्रोणाचार्य क्या कहलाएंगे? क्षत्रिय कहलाएंगे। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ब्राह्मण की जो विचारधारा है वो जैन धर्म की विचारधारा में आपको अंतर देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार ब्राह्मणों की विचारधारा थी देवताओं को प्रसन्न करने का। ब्राह्मणों के अनुसार देवताओं को प्रसन्न करने का प्रमुख तरीका क्या होता है? बलिदान प्रथा। ब्राह्मणों के अनुसार उत्तर वैदिक काल में हमने आपको बताया था कि ब्राह्मणों के अनुसार उत्तर वैदिक काल में देवताओं को प्रसन्न करने का प्रमुख तरीका क्या था? बलिदान प्रथा। और उस बलिदान प्रथा में बड़े पैमाने पर बैलों की हत्या होती थी। यानी अब आप देख रहे हो कि जो ब्राह्मणों की विचारधारा है इसमें हिंसा को बढ़ावा मिल रहा है। ब्राह्मणों की विचारधारा में हिंसा को बढ़ावा मिल रहा है, जबकि जैन धर्म की विचारधारा क्या है? जैन धर्म का सिद्धांत क्या है? अहिंसा।
जैन धर्म का एक सिद्धांत क्या था? अहिंसा, यानी हिंसा ना करना। इस पे हमने काफी इसके कॉन्सेप्ट को हमने सही तरीके से इससे पहले की वीडियो में क्लियर किया है जैन धर्म के सिद्धांत में। तो जैन धर्म का सिद्धांत है अहिंसा, यानी हिंसा ना करना। वहीं यदि हम ब्राह्मणों की विचारधारा में देखें, जिसके अनुसार ब्राह्मणों के अनुसार देवताओं को प्रसन्न करने का प्रमुख तरीका क्या है? बलिदान प्रथा। और उस बलिदान प्रथा में बड़े पैमाने पर बैलों की क्या हो रही है? हत्या हो रही है। इससे आपको दिख रहा होगा कि जैन धर्म में इससे आपको दिख रहा होगा कि जो ब्राह्मण धर्म है, ब्राह्मणों के अनुसार जो बलिदान प्रथा को बढ़ावा दिया जा रहा है, यानी इस ब्राह्मणों की इस विचारधारा से हिंसा को बढ़ावा मिल रहा है। ब्राह्मणों की इस विचारधारा से किसको बढ़ावा मिल रहा है? हिंसा को बढ़ावा मिल रहा है। जबकि जैन धर्म किस पे फोकस कर रहा है? अहिंसा पे बल दे रहा है। और ब्राह्मणों की विचारधारा क्या थी? ब्राह्मणों के अनुसार जो ब्राह्मण है वो राजा से उपहार प्राप्त करने की अपेक्षा कर सकता है। जो ब्राह्मण है वो राजा से उपहार प्राप्त करने की अपेक्षा कर सकता है, यानी जो ब्राह्मण है वो दान प्राप्त कर सकता है। ब्राह्मण क्या है? वो राजा से दान प्राप्त कर सकता है, राजा से उपहार ले सकता है ब्राह्मणों के अनुसार। तो ये अब आप देख सकते हैं ब्राह्मणवाद में हमने आपको ब्राह्मणवाद की यानी 3 विचारधाराएं, ब्राह्मणवाद मतलब ब्राह्मणों की विचारधारा, और ब्राह्मणों की विचारधारा हमने आपको 3 विचारधाराएं आपको बताया। तो ब्राह्मण जिन क्षेत्रों में ब्राह्मणवाद कमजोर था, यानी जिन क्षेत्रों में ब्राह्मणों की विचारधारा कमजोर थी, उन क्षेत्रों में जैन धर्म के प्रसार को बढ़ावा मिला। तो किन क्षेत्रों में ब्राह्मणों की विचारधारा कहां पे कमजोर थी? दक्षिण भारत में। कहां पे? कर्नाटक में। यदि हम देखें तो जैन धर्म के प्रसार को बढ़ावा दक्षिण भारत में मिला। दक्षिण भारत में कहां पे? कर्नाटक में। और इस कर्नाटक में जैन धर्म के प्रसार को, जैन धर्म को बढ़ावा देने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। दक्षिण भारत के कर्नाटक में जैन धर्म के प्रसार को बढ़ावा देने का श्रेय किसको जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। और दूसरा कारण, दक्षिण भारत में जैन धर्म के प्रसार का जो दूसरा कारण है वो है अकाल का पड़ना, बड़े पैमाने पर अकाल का पड़ना। और ये अकाल किसके कारण पड़ा? सूखे के कारण। ये अकाल किसके कारण? सूखे के कारण। दक्षिण भारत में जैन धर्म के प्रसार का जो दूसरा कारण है वो है अकाल का पड़ना। यह अकाल कहां पे पड़ा? मगध राज्य में बड़े पैमाने पर अकाल का पड़ना। अकाल किस कारण से पड़ा? सूखे के कारण। इस अकाल किस कारण? सूखे के कारण। यानी अकाल किस कारण पड़ा? सूखे के कारण। और जब सूखा पड़ा तो जो कृषि का उत्पादन कम हुआ, और जब कृषि का उत्पादन कम हुआ तो किसकी समस्या आई? भूखमरी की समस्या आई। मगध राज्य में सूखे के कारण क्या पड़ा? अकाल। मगध राज्य में सूखे के कारण क्या पड़ा? अकाल। और इस अकाल के कारण, इस सूखे के कारण कृषि का उत्पादन कम हुआ, और जब कृषि का उत्पादन कम हुआ तो लोग भूखमरी के शिकार होना शुरू हुए। भूखमरी बड़े पैमाने पर फैलने लगी। और इस कारण से कई जैन इस कारण से मगध में अकाल पड़ने के कारण, मगध राज्य में अकाल पड़ने के कारण कई जैन लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत के मगध राज्य में अकाल पड़ने के कारण कई जैन भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत गए। और कई जैन स्थल बाहु के नेतृत्व में मगध में रहे। और कई जैन स्थल बाहु के नेतृत्व में मगध में रहे। अब आप यहां पे देख रहे हैं कि मगध में सूखे के कारण जो अकाल पड़ा, मगध में सूखे के कारण जो अकाल पड़ा, इस कारण से जैन धर्म में 2 पार्ट आपको देखने को मिल रहा है। कई जैन भद्रबाहु के नेतृत्व में मगध राज्य को छोड़ करके दक्षिण भारत चले गए। और कई जैन स्थल बाहु के नेतृत्व में कहां पे रहे? मगध में रहे। कई जैन स्थल बाहु के नेतृत्व में कहां पे रहे? मगध में रहे। ये जो मगध राज्य में जो अकाल पड़ा था, ये गौतम बुद्ध, ये मगध राज्य में
मगध राज्य में जो अकाल पड़ा था वो महावीर के मृत्यु के 200 वर्ष बाद इस मगध राज्य में जो अकाल पड़ा था वो कब पड़ा था? महावीर के मृत्यु के 200 वर्ष बाद मगध राज्य में जो अकाल पड़ा, मगध राज्य में बड़े पैमाने पर जो अकाल पड़ा वो महावीर की मृत्यु के बाद 200 वर्ष बाद, महावीर की मृत्यु के बाद 200 वर्ष बाद मगध में एक बड़ा अकाल पड़ा। और इस कारण से कई सैन्य भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत चले गए और कई सैन्य स्थलबाहु के नेतृत्व में मगध में ही रहे। और जब 12 वर्ष बाद अकाल समाप्त हो गया, जब 12 वर्ष बाद अकाल समाप्त हो गया तो ये जो भद्रबाहु के नेतृत्व में जो कई सैन्य 12 वर्ष बाद जब अकाल समाप्त हो गया तो कई सैन्य जो भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत गए थे, अब वो दक्षिण भारत से फिर कहां पे आ गए? मगध में आ गए। 12 वर्ष बाद जब अकाल समाप्त हो गया तो भद्रबाहु के नेतृत्व में जो कई सैन्य दक्षिण भारत में गए थे वो दक्षिण भारत से फिर कहां पे आ गए? मगध में आ गए। यानी अकाल के समाप्त होने के बाद जो कई सैन्य भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत गए थे वो दक्षिण भारत से कहां पे आ गए? मगध में आ गए। लेकिन जब ये भद्रबाहु के नेतृत्व कई सैन्य जो भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत गए थे और जब अकाल समाप्त हो गया, अकाल समाप्त होने के कारण जब वो मगध राज्य में आ जाते हैं और जब मगध राज्य में आते हैं तो जो यहाँ पे पहले से लोग थे, जो लोग यहाँ पे स्थलबाहु के नेतृत्व में जो मगध में थे, जो कई सैन्य स्थलबाहु के नेतृत्व में मगध में थे और ये जो दक्षिण भारत से जो मगध में आ रहे हैं, यानी भद्रबाहु के नेतृत्व में जो कई सैन्य दक्षिण भारत से मगध में आ रहे हैं, इनके विचारों में क्या हो गया? मतभेद हो गया। इनके विचारों में मतभेद देखने को मिलता है। यानी जो कई सैन्य भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत गए थे और दक्षिण भारत से फिर मगध में आ गए, और जो कई सैन्य स्थलबाहु के नेतृत्व में जो मगध में ही थे, जो अकाल के समय में भी जो कई सैन्य अकाल के समय में भी मगध में ही थे, स्थलबाहु के नेतृत्व में जो मगध में ही थे, इनके विचारों में मतभेद हो गया। यानी ये जो कई सैन्य स्थलबाहु के नेतृत्व में मगध में ही थे और जो कई सैन्य भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत गए थे और दक्षिण भारत से जब फिर मगध में आते हैं तो इनके विचारों में क्या होता है? मतभेद हो जाता है। यानी भद्रबाहु जो कई सैन्य भद्रबाहु के नेतृत्व में थे और जो कई सैन्य स्थलबाहु के नेतृत्व में थे, इनके विचारों में क्या हो गया? मतभेद हो गया। क्या मतभेद था? ये जो दक्षिण भारत से जो जैन भद्रबाहु जो कई सैन्य भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत से मगध में आए, इन लोगों ने कहा, इन भद्रबाहु के जो कई सैन्य भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण से मगध में आए, इन लोगों ने स्थलबाहु के ऊपर क्या आरोप लगाया? जो लोग मगध में थे, जो जैन लोग मगध में थे, इनके ऊपर क्या आरोप लगाया कि इन लोगों ने जैन धर्म के नियमों का पालन नहीं किया। यानी भद्रबाहु का कहना था कि जो स्थलबाहु के लोग थे जो मगध में थे, इन लोगों ने जैन धर्म के नियमों का पालन नहीं किया। तो अब इस भद्रबाहु और स्थलबाहु में मतभेद देखने को मिलता है और इस समस्या के समाधान के लिए, यानी भद्रबाहु और स्थलबाहु में जो मतभेद देखने को मिलता है, इस समस्या के समाधान के लिए, इस मतभेद को समाधान करने के लिए पाटलिपुत्र जो बिहार में है, यहाँ पे एक सभा का आयोजन किया गया। लेकिन ये जो दक्षिण भारत से मगध में आए थे, जो जैन लोग दक्षिण भारत से मगध में आए थे, इन लोगों ने इनके नियमों को स्थलबाहु जो मगध में ही थे, जो कई सैन्य स्थलबाहु के नेतृत्व में मगध में ही थे, इनके नियमों को मानने से इनकार कर दिया। यानी पाटलिपुत्र में जो सभा का आयोजन इस मतभेद को समाप्त करने के लिए किया गया था, वो मतभेद समाप्त नहीं हो पाया।
इस कारण से जैन धर्म दो शाखाओं में, इस कारण से जैन धर्म दो संप्रदायों में विभाजित हो गया। एक है दिगंबर जो नग्न है, जो क्या थे, नग्न, जो वस्त्र धारण नहीं करते थे। दिगंबर जो वस्त्र धारण, जो नग्न अवस्था में रहते थे, जो वस्त्र धारण नहीं करते थे। और महावीर, महावीर भी इसी दिगंबर के समर्थक थे। महावीर जो थी, महावीर की भी विचारधारा क्या थी, यही विचारधारा थी जो इनकी थी, जो दक्षिण भारत से मगध में आए थे। भद्रबाहु के नेतृत्व में जो कई सैन्य दक्षिण भारत गए थे और दक्षिण भारत से जो फिर मगध में आए थे, इन लोगों की विचारधारा क्या थी, किसकी शाखा थी, ये जो दिगंबर शाखा है, ये दिगंबर संप्रदाय है, ये भद्रबाहु की संप्रदाय था। और इन लोगों के अनुसार ये पूरी तरीके जो दिगंबर संप्रदाय के लोग हैं, दिगंबर संप्रदाय के लोग पूरी तरीके से वस्त्र की त्यागने की बात करते हैं, यानी नग्न और जो नग्नता पे फोकस करते हैं, यानी आप पूरी तरीके से बस त्याग, अगर आप दिगंबर शाखा गए तो आपको पूरी तरीके से बस त्याग करना पड़ेगा, यानी नग्न अवस्था की बात करते हैं। और महावीर भी इसी विचारधारा के समर्थक थे, जो महावीर है इसी विचारधारा के समर्थक थे, दिगंबर विचारधारा के समर्थक थे। और जो दूसरी शाखा थी वो क्या है, श्वेतांबर। श्वेतांबर जो सफेद वस्त्र धारण करती है, श्वेतांबर जो सफेद वस्त्र धारण करती है, और इसके श्वेतांबर जो सफेद वस्त्र धारण करती है, इसके समर्थक कौन है, स्थलबाहु जो जैन धर्म के कई लोग जो मगध में थे अकाल पड़ने के समय में, तो स्थलबाहु के लोग जो है वो श्वेतांबर संप्रदाय से संबंध रखते हैं, जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं। और जो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर जैन गुरु पार्श्वनाथ थे, वो भी इसी विचारधारा को समर्थक थे, श्वेतांबर के समर्थक थे। इससे पहले क्लास में आपको बताया था कि जो पार्श्वनाथ जो 23वें जैन गुरु थे, वो भी इसी श्वेतांबर विचारधारा के समर्थक थे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब मगध में अकाल पड़ा, तो मगध में अकाल पड़ने के कारण जो लोग दक्षिण भारत में गए, तो दक्षिण भारत में इस प्रकार जैन धर्म के प्रचार को बढ़ावा मिला। और ब्राह्मणवाद जिन क्षेत्रों में कमजोर था उसमें पश्चिम भारत आता है। पश्चिम भारत की बात करें तो इसमें गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मालवा जो मध्य प्रदेश में स्थित है। यदि हमने आपको कहा कि जिन क्षेत्रों में ब्राह्मणवाद कमजोर था उन क्षेत्रों में जैन धर्म के प्रसार को बढ़ावा मिला, उसमें से कहा था पश्चिम भारत। तो पश्चिम भारत में यदि बात करें गुजरात, राजस्थान, मालवा जो मध्य प्रदेश में स्थित है, गुजरात, राजस्थान, मालवा, मध्य प्रदेश में आज भी यहाँ पे जैनों की बड़ी संख्या देखने को मिलती है। मोस्ट इंपोर्टेंट कांसेप्ट है पश्चिम भारत जहां पे ब्राह्मणवाद क्या था, कमजोर था। पश्चिम भारत जहां पर ब्राह्मणवाद कमजोर था, यानी गुजरात, राजस्थान, मालवा जो मध्य प्रदेश में स्थित है, गुजरात, राजस्थान, मालवा जो मध्य प्रदेश में स्थित है, आज भी यहाँ पे बड़ी संख्या में जैन देखने को आपको मिलते हैं। आज भी यहाँ पे गुजरात, राजस्थान, मालवा जो मध्य प्रदेश में स्थित है, आज भी यहाँ पे आपको बड़ी संख्या में जैन देखने को मिलते हैं। आज भी गुजरात, राजस्थान, मालवा में आज भी आपको बड़ी संख्या में जैन देखने को मिलते हैं, जिनका जो किससे जुड़े हुए हैं, जो वाणिज्य और व्यापार से जुड़े हुए हैं। आज भी आपको बड़ी संख्या में जैन कहां पे देखने को मिलते हैं, गुजरात, राजस्थान, मालवा, और ये लोग किससे संबंधित है, वाणिज्य और व्यापार से संबंधित है। आज भी जो बड़ी संख्या में आपको जैन लोग गुजरात, राजस्थान, मालवा में देखने को मिलते हैं, ये किससे संबंधित है, व्यापार और वाणिज्य से संबंधित है। और कौन कौन से क्षेत्र हैं जैन धर्म का प्रसार और किन किन क्षेत्रों में हुआ, तो इसमें एक आता है कलिंग, उड़ीसा में, कलिंग जो उड़ीसा में है, ईसा पूर्व 1वीं शताब्दी में कलिंग राजा खारवेल का संरक्षण जैन धर्म को कलिंग राजा खारवेल का संरक्षण कब मिला, ईसा पूर्व 1वीं शताब्दी में। तमिलनाडु के दक्षिणी जिले में, तमिलनाडु के जैन धर्म का क्षेत्र और कौन सा है, जैन धर्म का प्रसार और किन क्षेत्रों में हुआ, तमिलनाडु के दक्षिणी क्षेत्र में ईसा पूर्व 2री और 1ली शताब्दी में, तमिलनाडु के दक्षिणी क्षेत्र में ईसा पूर्व 2री और 1ली शताब्दी में।
जैन धर्म का प्रसार और कहां पे हुआ? तमिलनाडु के दक्षिणी क्षेत्र में ईसा पूर्व दूसरी और पहली शताब्दी में। तो टाइमलाइन से इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता होना चाहिए तीन क्षेत्रों में कब हुआ, क्योंकि टाइमलाइन भी क्वेश्चन बनने का एक इंपॉर्टेंट एंगल होता है। आपको बता दें ये जो पश्चिम भारत है जहां पे ब्राह्मणवाद कमजोर था, यहाँ पे जो जैन धर्म का प्रसार हुआ, ये जो कलिंग है और ये जो तमिलनाडु के दक्षिण क्षेत्र है, इनके बाद यहाँ पे हुआ। यानी जो पश्चिम भारत में जो जैन, पश्चिम भारत के गुजरात, राजस्थान, मालवा में जो जैन धर्म का प्रसार हुआ, ये कलिंग और जो कलिंग है उड़ीसा और जो तमिलनाडु के दक्षिणी क्षेत्र में जो जैन का प्रसार हुआ, ये इसके बाद का है। यानी जो पश्चिम भारत में गुजरात, राजस्थान और मालवा में जो जैन धर्म का प्रसार हुआ, वो कलिंग और तमिलनाडु के बाद हुआ। कलिंग और तमिलनाडु के बाद हुआ, यानी तमिलनाडु और कलिंग में जो जैन धर्म का प्रसार हुआ वो पश्चिम भारत से पहले हुआ। ये जो तमिलनाडु के दक्षिणी क्षेत्र में और जो कलिंग में जो जैन धर्म का प्रसार हुआ, वो पश्चिम भारत में जो जैन धर्म का प्रसार हुआ उससे पहले का है, उससे पहले का हुआ। यानी यदि पश्चिम भारत और तमिलनाडु और कलिंग की बात करें तो किन क्षेत्रों में जैन धर्म का सबसे पहले प्रसार हुआ? कलिंग में हुआ और तमिलनाडु में हुआ। इसके बाद कहां पे हमें देखने मिलता है? पश्चिम भारत में। तो ये पता होना चाहिए टाइमलाइन, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट एंगल होता है क्वेश्चन बनने का। अब यहाँ पे यदि देखें तो ऑलमोस्ट सभी पॉइंट तो क्लियर हो गए और कोई पॉइंट तो यहाँ पे बच नहीं रहा है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जैन धर्म के प्रसार के अंतर्गत आपने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखा कि वो कौन कौन से कारक है जिसने जैन धर्म के विकास को बढ़ावा दिया, जैन धर्म के प्रसार को बढ़ावा दिया, और वो कौन से लोकेशन है, वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जो जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ पे पॉइंट में आपको बता दूं कि यहाँ पे जो कर्नाटक में जैन धर्म के प्रसार का श्रेय जो चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है, ये एक उत्तरवर्ती परंपरा के अनुसार है। और ये जो अकाल की बात कही गई कि अकाल जब महावीर की मृत्यु के 200 वर्षों बाद जब मगध में अकाल पड़ा, तो इस अकाल के कारण जैन के कई सैन जो है भद्रभाव के नेतृत्व में दक्षिण भारत चले गए और यहाँ पे जैन धर्म के विचारों के प्रसार को बढ़ावा मिला। तो ये एक उत्तरवर्ती परंपरा के अनुसार है, जो जैन और बौद्ध धर्म के कई वर्षों के बाद की परंपरा है। एक उत्तरवर्ती परंपरा जो जैन और बौद्ध धर्म के कई वर्षों के बाद की बात है उसके अनुसार। लेकिन और किसी सोर्स से इस परंपरा की पुष्टि नहीं होती। ये जो परंपरा उत्तरवर्ती परंपरा के अनुसार ये दोनों पॉइंट आपको बताए गए हैं, फर्स्ट और सेकंड। उत्तरवर्ती परंपरा के अनुसार ये जो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट आपको बताए गए हैं, इसकी पुष्टि और किसी और स्रोत से नहीं होती है। जो ये बात बताई गई है उत्तरवर्ती परंपरा के अनुसार, जो ये पॉइंट 1 और पॉइंट 2 आपको बताया गया है, ये उत्तरवर्ती परंपरा के अनुसार बताया गया है। इसकी पुष्टि और किसी स्रोत से नहीं होती है। ये पॉइंट क्लियर कर देना। आई होप दैट ये क्लास आपको समझ में आया होगा। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके बाय।